32वीं पुतली रानी रूपवती की कहानी। 32वीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते देखा तो उसे अचरज हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज ने आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं की। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव है और मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा है कि सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान में गड़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया। राजा को इतना बोलना था कि सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गई। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे भी मुक्त हो गई हैं। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया तथा कहा कि इसी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीज़ों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ली और आकाश की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही सारी की सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गईं। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया तथा गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। जब मजदूर बुलवाकर गड्ढा खोद डाला गया तो वेद मंत्रों का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में डलवा दिया गया। मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले लेता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। कुछ भिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहार के रूप में एक कथा होती है। उसमें सिंहासन के साथ पुनः दबाने के बाद क्या गुजरा यह वर्णित है। वह टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उसे देखने आते थे। सभी को पता था इस टीले के नीचे अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों की एक गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बेच देना चाहिए। उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुँचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़े के प्रहार से उसे तोड़ना चाहा। चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकलती थी कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न माणिक जड़े हुए थे। सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग रहे थे। सिंहासन पूरी तरह से सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी और उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सारा दिन प्रयास करते रहे मगर उनके प्रहारों से सिंहासन को रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुंची। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए। चिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आंखें दुखने लगी। वे थक कर बैठ गए। सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचे कि सिंहासन भुतहा है। भुतहा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा। महल में इसे रखकर जरूर ही उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबा दिया। वे इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच रहे थे। तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता पर उसे इसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चोरों ने उस सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेट दिया और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुंचे। वहां किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जोहरियों का वेश धरकर उस राज्य के राजा को मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जोहरियों से करवाई। सबने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वह सिंहासन खरीद
लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुंह-मांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लगाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरे और माणिकों से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से करवाई और उस सिंहासन पर नीति बैठने लगे। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते, क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे यह प्रसिद्धि राजा भोज के राज्य तक भी पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीले को फिर से खुदवाया। खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चला कि चोरों ने वह सिंहासन चुरा लिया। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वह राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला है। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफी दिनों की यात्रा के बाद वह पहुंचे, उस राजा से मिलने उसके दरबार पहुंचे। उस राजा ने उनका पूरा सत्कार किया तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषों और पंडितों से विमर्श किया तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का न हो तथा रत्न और माणिक के कांच के टुकड़े मात्र हों। अब उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि यह असंभव है। चोरों से उसने उसे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई थी, लेकिन जब जौहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी तथा वह एकदम पीतल हो गया था। रत्न माणिक की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषों और पंडितों की सलाह की। उन्होंने काफी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारी सिंहासन अब मृत हो गया है, इसे अपवित्र कर दिया गया, इसका प्रभाव जाता रहा। उन्होंने कहा अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाया तथा मजदूर बुलवाकर मंत्रोच्चार के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता रहा, वह सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा गया, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिली। लोगों को विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की सी खूबियों वाला अगर कोई शासक हो तो वह सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। जय श्री कृष्ण।